तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 की। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, और हीट का फार्मूला बनाया था H=I²RT। बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ी थी। तो अभी हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए हम अपनी बुक में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यह है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो 100% वहाँ पर हीट जरूर जनरेट होगी। इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि ये ज़रूरी है कि वहाँ पर हीट जरूर जनरेट होगी। कहीं भी करंट आएगा तो वहाँ हीट जरूर जनरेट होगी। बस इतना हो सकता है कि हीट कम या ज़्यादा जनरेट हो सकती है। यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो होता है तो उसमें हीट जरूर डेवलप होगी। ठीक है, आगे लिखा है इन मैनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट द यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। कई केसेस में ये क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है। अनडिजायरेबल मतलब गैर जरूरी होता है, क्योंकि कई केसेस में हमें करंट की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, पंखे को घुमाना होता है, हमें हीट की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरी तरह से गैर ज़रूरी होता है। हमें हीट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हमारे कंडक्टर के अंदर हीट जो है वो डेवलप हो जाती है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर द प्रॉपर्टीज। तो हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और दूसरा वो जो कंपोनेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी अल्टर हो जाती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, और हो सकता है कि वो जल जाए या फूक जाए ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से। हाउएवर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ यूजफुल एप्लीकेशन भी होते हैं जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, प्रेस के बारे में आप जानते हैं, प्रेस जो कपड़ों पे की जाती है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल केतली जो होती है जिसमें चाय गर्म की जाती है। इलेक्ट्रिक हीटर और सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइस बेस्ड ऑन द जूल हीटिंग। तो जूल तो यहाँ पे उन साइंटिस्ट का नाम लिया है जिन्होंने इसके बारे में खोज किया था। तो हीटिंग की वजह से हमें इन चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि प्रेस में, टोस्टर में, ओवन में, इन सब चीज़ों में हीट की वजह से कभी हमें फ़ायदे होते हैं और कभी हमें नुकसान होते हैं। आगे लिखता है द इलेक्ट्रिकल हीट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। इलेक्ट्रिकल हीट का इस्तेमाल लाइट प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोयला गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद उसमें से रेड कलर की लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे हीट डेवलप होगी ना वहाँ पे लाइट जरूर प्रोड्यूस होगी। कोई हीटर आपने जलता हुआ देखा होगा। हीटर का इस्तेमाल वैसे गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम उससे लाइट भी ले सकते हैं। एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है उसका इस्तेमाल लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक बल्ब में देखा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये फिलामेंट होता है। जब ये फिलामेंट हीट हो जाता है तो इसके हीट होने की वजह से बल्ब जो है वो क्या करने लगता है, लाइट एमिट करने लगता है। मैं लाइट एमिट करके भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से लाइट भी एमिट हो गई। तो जब फिलामेंट हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उसके हीटिंग की वजह से ये बल्ब क्या करने लगेगा, लाइट एमिट करने लगेगा। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन के बारे में आप उस टेबल में देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है। तो अभी हम इस बल्ब के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बल्ब के बारे में हमारे किताब में ये लिखा है कि द इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। Here the filament must retain as much of heat generated as it is possible। फिलामेंट के अंदर जितनी भी ज़्यादा हीट डेवलप हो सकेगी उतनी हो जाती है, so that it
गेट वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, उसकी वजह से फिलामेंट गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से वो लाइट एमिट करने लगता है। दोबारा से देखिए उसको, तो ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है जब ये गर्म हो जाएगा तो गर्म होने की वजह से ये क्या करने लगेगा, लाइट एमिट करने लगेगा। तो बल्ब जो लाइट एमिट कर रहा है वो किसकी वजह से एमिट कर रहा है, हीट की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी लिखा है कि इट मस्ट नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होता मतलब जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता, एज सच हाई टेम्परेचर अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, इज यूज्ड फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन मेटल का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए खूब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के बाद भी बल्ब का फिलामेंट जलता नहीं है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्यों नहीं जलता। ये जो बल्ब का फिलामेंट देख रहे हैं ये जलता क्यों नहीं है हीट प्रोड्यूस होने के बावजूद भी। तो आप कहेंगे कि ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन मेटल का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये फिलामेंट जलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। फिलामेंट को थर्मली आइसोलेटेड किया जाता है ताकि इसकी हीट जो है वो बाहर ना जा पाए बल्ब के अंदर, यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट ईटीसी। इंसुलेटिंग सपोर्ट इसके अंदर लगाए जाते हैं। देख लीजिए सपोर्ट कहाँ होते हैं, ये जो आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं ना ये इंसुलेटिंग सपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी हीट इधर अंदर ना आ पाए। इसके अलावा इस बल्ब के चारों ओर एक गैस भर दी जाती है जैसे कि नाइट्रोजन गैस। या तो इस बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भरी जाती है। ये दोनों ही गैस जो है वो अनरिएक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो जलता नहीं है। अगर मान लो इसमें ऑक्सीजन तुम भर देते तो बल्ब का फिलामेंट या अंदर का सारा मटेरियल जल सकता था। तो बल्ब के बाहर फिलामेंट के बाहरी हिस्से में यहाँ पर जो गैस भरी होती है या तो वो नाइट्रोजन होती है या फिर आर्गन होती है, दोनों ही अनरिएक्टिव गैस होती है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है वो ज़्यादा नहीं आ पाती बाहर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बल्ब जो है वो हीट हो जाता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। ये थर्मल इंसुलेटर होता है जिससे हीट पास नहीं हो सकती, और जो गैस भरी जाती हैं वो भी इसी तरह की भरी जाती हैं ताकि इस टंगस्टन मेटल की जो हीट है वो बाहर ना जा पाए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि बल्ब काफ़ी गर्म हो जाता है। आप ये सोचिए कि अगर इन गैसों को ना भरा जाए और ना ही ये थर्मल इंसुलेटर बनाई जाएं, मतलब इस तरह की चीज़ें ना लगाई जाएं जिससे हीट रुक ना पाए, तो बल्ब सोचिए कितना हीट हो सकता हो, उससे आपके घर में खूब ज़्यादा हीट पैदा हो सकती है। ठीक है, तो बल्ब ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, अंदर गैस भरी जाती है नाइट्रोजन और आर्गन, और जो सपोर्ट होते हैं ये बनाए जाते हैं इंसुलेटेड थर्मल मटेरियल के। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज द हीट। फिलामेंट में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका ज़्यादातर हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लेकिन बहुत ही कम हिस्सा ऐसा होता है जिससे लाइट बनती है। ठीक है, तो जो फिलामेंट हम देख रहे हैं बार बार, ये फिलामेंट ज्यादातर हिस्सा जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है, और बहुत ही कम हिस्सा लाइट के रूप में मिलता है। तो इसीलिए जो बल्ब होते थे पुराने जमाने में जो इस्तेमाल होते थे, धीरे धीरे इनका जो एप्लीकेशन है या इनका जो इस्तेमाल है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। इसके बजाय अब हम यूज करने लगे हैं, फोकस करिए जरा, इसके बजाय हम यूज करने लगे हैं अब एलईडी लाइट्स का। एलईडी लाइट क्या करती हैं, अपने अंदर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हिस्सा लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और बहुत ही कम हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जबकि ये उल्टा करता था, ये ज़्यादा हीट पैदा करता था और कम रोशनी पैदा करता था। एलईडी लाइट ज़्यादा रोशनी पैदा करेंगी और कम हीट पैदा करेंगी, इसीलिए इनका इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो गया है। आप देखते भी होंगे अब आपको ऐसे बल्ब कम नजर आते होंगे, एलईडी लाइटें ज़्यादा आपको नजर आती होंगी। आगे बढ़ते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट का एक इस्तेमाल बल्ब के अंदर हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है,
अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज द फ्यूज। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है हीट का वो किस में इस्तेमाल होता है? फ्यूज में। यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई करंट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के सर्किट में बहुत ही ज़्यादा हाई करंट आ जाता है, उससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो खराब होने का खतरा बन जाता है। तो फ्यूज़ क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा सर्किट के अंदर तो फ्यूज़ हमारे जो अप्लायंसेस हैं उनको क्या करके रखेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा। आगे लिखा है द फ्यूज इज प्लेस्ड इन द सीरीज। फ्यूज को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। इसको भी समझने की कोशिश करिए। अब जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज काफ़ी महंगे आते हैं तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रिज के बजाय टीवी हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। किससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? बाहर से आने वाले अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट से। बाहर से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा या फ्लैक्चुएशन होगी किसी तरह की तो उससे हम अपने फ्रिज को या अदर अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके बीच में सीरीज तो आप समझते ही होंगे। अगर मान लो इस तरीके से पूरा करंट फ्लो हो रहा है और बीच में आप यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं तो उसको सीरीज कहा जाएगा। और आप ऐसे करके लगाते हैं कोई दूसरे, मान लो यहाँ पे एक तार लगा के यहाँ पे फ्यूज़ लगाया नीचे की तरफ तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो फ्यूज़ को किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। अब क्या होगा कि बाहर से अगर हाई करंट आएगा तो फ्यूज़ जो होता है उसके अंदर एक वायर होती है मेटल की, खासतौर से कॉपर मेटल की। तो वो मेटल क्या करती है? एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट की होती है। अगर इसमें ज़्यादा करंट आ जाता है बाहर से तो उससे फ्यूज़ मेल्ट होकर क्या हो जाएगा? बीच में से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। इसके टूटने की वजह से जो हाई इलेक्ट्रिक करंट है वो आगे नहीं जा पाएगा। एक तरह से फ्यूज़ जो है वो अपना बलिदान दे देता है फ्रिज को बचाने के लिए। तो फ्रिज के बॉडीगार्ड की तरह से काम करता है। और फ्रिज ही नहीं, इन्वर्टर, एसी, जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं जिनको हम सेफ रखना चाहते हैं बाहर से आने वाले हाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो उन सब में हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। ये जो फ्यूज़ होते हैं ये अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। इनके अंदर जो करंट की रेंज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि 1 एम्पियर का फ्यूज़ होता है, 2 एम्पियर का भी होता है, 5 एम्पियर का भी होता है, 15 एम्पियर का भी होता है। तो जितनी बड़ी डिवाइस होती है उसी के हिसाब से उसमें फ्यूज़ लगाया जाता है। मान लो आप फ्रिज में लगा रहे हैं तो फ्रिज में आपको 15 एम्पियर का लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 15 एम्पियर का लगाना पड़ेगा। छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उसमें आप छोटे फ्यूज़ लगा सकते हैं। और फ्यूज़ का जो डिज़ाइन आमतौर पर देखने को मिलता है वो कैसा होता है उसे भी समझिए ज़रा। फ्यूज़ ज़्यादातर जो हैं वो इस तरह के कार्टेज के अंदर होते हैं। ग्लास का कार्टेज होता है ये, और इसमें एक बीच में पतला सा तार लगा हुआ होता है। आपने इस तरह के फ्यूज़ देखे होंगे, बहुत ही छोटे से होते हैं और काफ़ी कम कीमत के आते हैं। 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये इतने तक के फ्यूज़ आते हैं। तो 5 रुपये का फ्यूज़ अगर फूक जाए या उड़ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा फ्रिज जो है वो सेफ रहेगा। तो फ्यूज़ जो है वो एक तरह का सेफ्टी मेजर होता है जो हमारी चीज़ों को हाई इलेक्ट्रिक करंट से या और चीज़ों से बचा लेता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बुक में। तो बुक में हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी कि इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय। इसमें वायर का पीस लगा होता है, या तो वो मेटल का बना होता है या फिर वो एलॉय का बना होता है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम का फ्यूज़ हो सकता है, कॉपर का फ्यूज़ हो सकता है, आयरन लेड का भी फ्यूज़ हो सकता है। ये वाली जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये जो वायर लगी हुई है, ये आयरन की, कॉपर की, एल्युमिनियम की, लेड की, किसी की भी हो सकती है जो फ्यूज़ के अंदर लगाई जाती है। आगे लिखता है कि इफ़ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफिक वैल्यूज फ्लोज थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेज। अगर ज़्यादा करंट आ जाएगा तो फ्यूज वायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। उसकी वजह से फ्यूज वायर जो है वो जल जाएगी और सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। द फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड इन अ कार्टेज ऑफ, ये क्या लिखा है,
प्रोक्लाइन कोई मटेरियल होता होगा, वो है शायद ये, और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड। ठीक है, मैंने आपको कार्टेज अभी दिखाया था, ग्लास का बना हुआ कार्टेज जो होता है वो देखने में ग्लास का होता है, लेकिन ये इस मटेरियल का बना हुआ होता है। द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर ETC। मैंने 15 एम्पियर तक का दिखा दिया था तुम्हें। ठीक है, तो घर में जो फ्यूज लगाते हैं वो 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक के या 15 एम्पियर तक के हो सकते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, 220 वोल्ट पे उसको चलाया जा रहा हो, तो उसके अंदर जो करंट जाएगा वो जाएगा 5 एम्पियर का, सॉरी 4.54 एम्पियर का जाएगा। तो उसके लिए हमें कितना फ्यूज लगाना पड़ेगा, कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, इन सब में से 5 एम्पियर वाला। इस चीज को दोबारा से समझिए, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 220 वोल्ट पे चलाई जा रही है और वो करंट कितना लेगी, 1 किलोवाट की अगर है तो इतना करंट लेगी। तो अगर वो इतना करंट ले रही है तो उसके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज हमें लगाना पड़ेगा। मान लो हमने 3 एम्पियर का अगर फ्यूज लगा दिया तो फिर इतना करंट उसमें नहीं जा पाएगा और फ्यूज पहले ही उड़ जाएगा। और अगर 10 एम्पियर का लगा दिया तो बहुत ज्यादा करंट उसके अंदर जा सकेगा। इसीलिए सबसे सुइटेबल जो फ्यूज रहेगा इतने करंट के लिए वो कितने का रहेगा, 5 एम्पियर का रहेगा। ठीक है, इस चीज को हम और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कॉपी में लिखकर। फिलहाल हमने हीटिंग इफेक्ट के काफी सारे फायदे और नुकसान पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो जो हमने अभी भी लास्ट में पढ़ा था कि एक बार फिर से उसको देखिए, ये जो पढ़ा था हमने कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको 220 वोल्ट पर ऑपरेट किया जा रहा है, तो उसके लिए सुइटेबल फ्यूज कौन सा रहेगा इसका हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे। पावर कितनी है, 1 किलोवाट। ठीक है, ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट। ठीक है, डिटरमाइन द रेटिंग ऑफ द फ्यूज दैट मस्ट बी यूज्ड, कितनी रेटिंग का फ्यूज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको कितना करंट चाहिए। तो सबसे पहले जो पावर दे रखी है ना किलोवाट में, इसको कन्वर्ट किया जाएगा वाट में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है P = V × I, इसको लगा देंगे क्योंकि इसमें P भी आ रहा है, V भी आ रहा है, और I का हमें पता लगाना है। क्योंकि जब तक करंट का पता नहीं लगेगा तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कितने रेटिंग का फ्यूज चाहिए। तो P की जगह पर आ जाएगा 1000, V की जगह पर 220 × I, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 चला जाएगा डिवाइड में, 100/22 = I। 2 से 11 टाइम्स और 2 से 50 टाइम कैंसिल। अब 11 से 50 को कर दो डिवाइड यहाँ पे, तो I = आ जाएगा 50/11। तो करो डिवाइड, 11 4 जा 44। ठीक है, 6 बचा, 11 5 जा 55, तो 4.5 एम्पियर के करीब आ रहा है। तो अगर हमारे पास फ्यूज हैं, एक 1 एम्पियर का है, एक 2 एम्पियर का है, एक 5 एम्पियर का है, एक 10 एम्पियर का है, तो कौन सा लगाएंगे हम इन सब में से। अगर हमें ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम 5 एम्पियर वाला प्रीफर करेंगे, क्योंकि 4.5 एम्पियर करंट के लिए 5 एम्पियर वाला फ्यूज ही बेस्ट रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर ये लिख दिया कि वी मस्ट यूज द 5 एम्पियर रेटिंग फ्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आप उस चीज को समझ गए होंगे जो आखिर में दी गई थी। अब आखिरी टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक पावर, उसे भी समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर को समझने के लिए सबसे पहले हम 9th क्लास की जो हमारी डेफिनेशन थी उसको देख लेते हैं। 9th क्लास में हमने पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ क्या था, पावर था। तो डेफिनेशन थी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप सबको ये डेफिनेशन याद होगी क्योंकि सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रट रखी है तुमने बढ़िया तरीके से। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। आप ये कह सकते हैं द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है, वहां पे ढंग से दिखा देता हूँ। ये देखो जरा, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं।
तो देखिए डिसिपेटेड का मतलब है खर्च होना और कंज्यूम्ड का मतलब है एनर्जी को कंज्यूम करना। तो देखो खर्च होगी तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूम होगी। एक अगर हम बाइक की बात करें तो एक बाइक में पेट्रोल खर्च हो रहा है तो इसका मतलब वो पेट्रोल को क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो जिस रेट से कोई भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है या फिर जिस रेट से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड होती है उसी को क्या कहेंगे, पावर कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। तो द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है ये, द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। जिस रेट से एनर्जी डिलीवर की जा रही है उसको भी क्या कहा जाएगा, पावर कहा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं, जैसे कि हीटर में क्या होता है, हमें हीट मिलती है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एनर्जी को पंखा क्या करता है, विंड एनर्जी को डिलीवर करता है। तो द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर। अब इन सारी डेफिनेशन में ना एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, रेट रेट रेट। ठीक है, सब में रेट जरूर लगा हुआ है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, इन सबको क्या कहा जाएगा, पावर कहा जाएगा। ऊपर वाला जो है वो सिंपल पावर है और नीचे वाले क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो जो जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी। मान लो कि मैं तुमसे कहूं, मान लो मैं तुमसे सवाल पूछूं कि कूलर और एसी में किसकी पावर ज्यादा होगी, तो आप सीधे जवाब देंगे कि एसी की पावर ज्यादा होगी। क्योंकि एसी जो होता है वो ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा बनता है। तो इसीलिए एसी की पावर ज्यादा कहलाएगी क्योंकि वो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। मान लो कि हमारे पास दो बल्ब है, एक बल्ब है सिर्फ 5 वाट का और एक बड़ा बल्ब है, बड़ा बल्ब ऐसे करके जो कि 15 वाट का है। ठीक है, तो मैं तुमसे कहूं कि किसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो आप सीधे जवाब देंगे 15 वाट वाले बड़े बल्ब। ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी या द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये सारी पावर की डेफिनेशन है, वो सिंपल पावर की है और ये दोनों इलेक्ट्रिक पावर की है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इस फॉर्मूले में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि V की जगह अगर हम आई आर रख देते हैं तो इंटू आई हो जाएगा, तो कुल मिला के आई की आई में इंटू करके आई स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा, पावर का एक और नया फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम आई की जगह पर क्या रख देते हैं, V अपॉन आर रख देते हैं, तो नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से पावर के हमने 3 फॉर्मूले बना लिए हैं। अब जैसी भी किसी सवाल में जरूरत पड़ेगी उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे। कहीं पे V और I होगा तो ये लगा देंगे, कहीं पर V नहीं दे रखा होगा, I और R दे रखा होगा तो ये लगा देंगे, और कहीं पर ये फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने समझ लिया है। यूनिट तुम्हें अच्छी तरह से पता ही होगी, पावर की यूनिट होती है वाट। जो साइंटिस्ट थे जेम्स वाट, उनके ऑनर में इस यूनिट को रखा गया है। पावर की यूनिट वाट होती है। इस तरह से छोटा बच्चा भी अगर दुकान पर जाता है इलेक्ट्रिशियन की तो कहता है कि मुझे 10 वाट का बल्ब दे दो, यानी कि वो भी पावर की यूनिट को जानता है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा पावर की एक और यूनिट इस्तेमाल की जाती है आजकल। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट V होती है और करंट की यूनिट क्या होती है, A। तो पावर की एक और यूनिट है VA, जिसका इस्तेमाल आजकल किया जाता है। ठीक है, मैं इसके लिए लिख देता हूँ, ये भी पावर की क्या होती है, यूनिट होती है VA। आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के पीछे आप VA लिखा हुआ देख सकते हैं। आजकल पावर की यही यूनिट इस्तेमाल में ली जा रही है, लेकिन ये पुरानी यूनिट है जो जिसको हम वाट कहते हैं। तो पावर की डेफिनेशन और पावर का फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया। अब आपको एक और चीज समझनी है। कई बार एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट इज 1 वाट पावर, व्हाट इज 1 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और अब तक हम इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं। अब इस आखिरी सवाल का जवाब भी देते हैं। अगर हमें पावर का फॉर्मूला पता है तो हम इस सवाल का जवाब इजीली दे सकते हैं। देखिए 1 वाट पावर कब आएगी,
जब पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा 1 एम्पियर। अगर ये दोनों 1 हो जाएंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 की 1 में इंटू करके 1 आएगा। तो पावर को 1 वाट लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने उस आंसर को यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर। तो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर व्हेन ऑपरेटेड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात घुमा फिरा के लिखी गई है कि जब करंट 1 एम्पियर होगा और डिवाइस को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट किया जा रहा होगा, तो पावर जो निकल कर आएगी वो कितनी होगी 1 वाट होगी। यहाँ पे लिख भी दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगा तो पावर कितनी हो जाएगी 1 वाट। और देखो यहाँ पे ये यूनिट जो बन के आ रही है V इंटू ए, यानी कि VA आ रही है। मैंने तुम्हें बताया था पावर की यूनिट वाट के अलावा VA भी होती है। तो इस तरीके से पावर की कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। आगे कुछ और चीज़ों को भी पावर के बारे में समझ लेते हैं। अगले पेज पर पावर की यूनिट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और समझ लेते हैं। तो पावर की जो यूनिट हमने पढ़ी थी, जो यूनिट थी वो वाट थी। तो वाट जो है वो एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है। हमें कई बार बड़ी यूनिट का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है, जैसे कि किलो वाट। तो पावर की जो बड़ी यूनिट है वो क्या होती है किलो वाट, और 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने के बाद आखिरी जो टॉपिक बचा है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। और ये फॉर्मूला आपने इससे पहले भी कई बार देखा होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या किसी भी एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है P इंटू टी। ये फार्मूला आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो एनर्जी जब भी निकालनी होगी तो उसका फार्मूला क्या लगाओगे P इंटू टी लगाओगे। अब बात आती है एनर्जी की जो यूनिट है उसकी। तो देखो पावर की जो यूनिट लेंगे एनर्जी निकालते समय वो हमेशा ली जाएगी किलोवाट, और इनटू टाइम की जो यूनिट होती है वो ली जाएगी आवर्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट बनेगी उसे कहा जाएगा किलोवाट आवर। एक यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। तो एनर्जी की यूनिट याद रखिएगा, क्या होती है एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर की थोड़ी सी और आगे डिसेक्शन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो किलोवाट आवर है इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, 1 किलोवाट आवर ऐसे लिख दिया। इसके बाद 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं 1000, और 1 घंटे में टाइम कितना होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, अब 3600 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो डेसिमल है उसको यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा। जब कभी डेसिमल दिखाई ना दे तो समझो लास्ट में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डेसिमल को ले आओ 3.6, 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ जूल। तो कोई पूछे कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं तो तुम कहोगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में दोबारा से फिर से क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किसका, पावर का और टाइम का प्रोडक्ट होती है, ये फार्मूला होता है। अब पावर की जो यूनिट होती है वो किलोवाट होती है, टाइम की यूनिट आवर्स होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी 1 किलोवाट आवर। इसके अलावा 1 किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। फिर मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में करके ये आ चुका है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आखिरी जो टॉपिक है वो था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बारे में डू यू नो में एक चीज़ लिखी है, उसे भी पढ़ के देख लेते हैं। तो हमारी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, उनको कंज्यूम किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। दिस इज रॉन्ग, ये गलत होता है। वी पे द इलेक्ट्रिकल बोर्ड और इलेक्ट्रिकल कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजन्स। वी पे फॉर द एनर्जी वी यूज, वी पे फॉर द एनर्जी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे घर में कुछ भी लगा है, बल्ब लगा है, कूलर लगा है, फ्रिज लगा है, तो उसके बारे में हम ऐसे बोलते हैं कि बिजली आ गई, बिजली भाग गई।
लाइट आ गई, लाइट चली गई, ऐसे बोलते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे घर में बाहर जो पोल्स लगे हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, उनसे हमारे घर में क्या आता है? कोई करंट नहीं आता हमारे घर। हमारे घर जो चीज़ आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो खंभों पे तार लगे रहते हैं, इनसे एनर्जी आती है, और वो एनर्जी क्या करती है? हमारे घर में लगे हुए जो तार होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का मोशन करवाती है। तो बाहर से हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है, बाहर से क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जो हमारे घर में मौजूद तारों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको मूव करवाना शुरू कर देती है। उनके मूव करते ही या उनके फ्लो करते ही तार में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो हम किसके लिए पे करते हैं? ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए पे नहीं करते, हम पे करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल 12.12 बड़ा आसान है, इसको आप खुद करेंगे, और 12.13 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल 12.13 हमारे सामने है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। तो हमें क्या दे रखा है? रेफ्रिजरेटर की पावर दे रखी है 400 वाट। आगे लिखा है, इसके अलावा हमें टाइम दे रखा है 8 आवर्स। जितने समय के लिए उसको यूज़ किया जाता है हर दिन, वो 8 आवर है। 8 घंटे डेली फ्रिज को इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट? देखो, हमें एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है, और 30 दिन तक फ्रिज को इस्तेमाल किया जाएगा एट द रेट ऑफ ₹3 पर किलोवाट आवर। तो इतना तो हम समझ गए कि हमें इस सवाल में एनर्जी निकालनी है, और वो भी कितने दिन की? 30 दिन की। उससे पहले हम एक दिन की एनर्जी निकालेंगे। अभी अभी हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था। एनर्जी का फार्मूला होता है P/T। अब इस फार्मूले को लगाने के लिए पावर किस में होनी चाहिए? किलोवाट में। और टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में होना चाहिए। तो टाइम तो पहले से ही आवर्स में है, लेकिन पावर किलोवाट में नहीं है। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये आ गया किलोवाट में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 किलोवाट आ जाएगा। अब एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनर्जी यूज्ड पर डे। हर दिन कितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है? तो एनर्जी का फार्मूला होता है P/T। पावर कितनी है? 0.4। और हर दिन कितने घंटे फ्रिज चला जा रहा है? 8 घंटे। ठीक है, तो ये आ गया 3.2। पावर की यूनिट किलोवाट और टाइम की यूनिट आवर। तो एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और हम फ्रिज चला रहे हैं 30 दिन के लिए, तो इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, एनर्जी यूज्ड इन 30 डेज इज इक्वल टू 3.2 इंटू 30। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और एक जीरो और डेसिमल 1 के बाद, तो 96 किलोवाट आवर एनर्जी आ गई। अब एनर्जी की निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की कॉस्ट निकालने के लिए 3 रुपये पर किलोवाट आवर की कॉस्ट है, और हमारा है 96 किलोवाट आवर, तो 96 इंटू 3। तो एनर्जी की कॉस्ट निकल कर आ गई 288 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा सिंपल था, निकाल लिया। यहाँ पर केवल एक फ्रिज ही था। एग्जाम में बड़ा सवाल आ सकता है कि एक फ्रिज है, 4 पंखे हैं, 2 AC हैं, ये है वो है, सब कुछ। तो उनकी भी सबकी, जैसे यहाँ पे एक की निकली है ऐसी 4 की भी निकलेगी। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं। फ्रिज की पावर दे रखी थी, हर दिन 8 घंटे इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हमें पता लगाना था कि 30 दिन में 3 रुपये के हिसाब से कितना बिल बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पता लगाया कि एक दिन में फ्रिज कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। तो एनर्जी का फार्मूला था P/T, उसको लगा दिया। पावर की जगह 400 वाट को किलोवाट में बदल के रख दिया। टाइम की जगह 8 आवर रख दिया। एक दिन की एनर्जी निकल के ये आ गई। अब 30 दिन की एनर्जी कितनी है? इतनी। मान लो तुमसे कहेगी जनवरी के महीने में बताओ कितनी एनर्जी निकली, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 30 के बजाय 31 की मल्टीप्लाई वहाँ पे होगी। तो पूरे महीने की एनर्जी आ गई फ्रिज की। अब कॉस्ट क्या है? 3 पर किलोवाट आवर, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो एक महीने में फ्रिज का कितना खर्चा आएगा ये हमने निकाल दिया है। तो जो बड़े सवाल हैं उनको हम बाद में देखेंगे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं पेज नंबर 220 आपकी बुक का, उनको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे हुए हैं। पहला सवाल है, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। देखो, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट, बाकी सब चीज़ों को छोड़ो, केवल इस पे फोकस करो।
द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। जिस रेट से एनर्जी डिलीवर्ड होती है वो किससे डिटरमाइन होता है? तो हम अच्छी तरह से जानते हैं वो डिटरमाइन होता है किससे? पावर से। अभी अभी आपको मैंने दिखाया था, दोबारा से देखिए उसको। ये देखिए जरा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। ठीक है, तो द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड जो होगा उसे भी क्या कहा जाएगा? पावर कहा जाएगा। इनमें से किसी भी तरीके से आ सकता है एग्जाम में। तो फिलहाल हम समझ गए कि रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड को क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। तो एम्पियर देखते ही समझ गए कि ये क्या दे रखा है? करंट दे रखा है। 220 वोल्ट को भी समझ गए होंगे, ये दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। डिटरमाइन द पावर, पावर निकालनी है, बड़ा आसान है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई लगा दिया जाएगा। V की जगह 220 हो गया, I की जगह 5 आ गया, कर लो मल्टीप्लाई। 5 0 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, 1100 वाट पावर आ चुकी है। और यहाँ तक का सवाल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। इसके अलावा क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। अभी अभी पढ़ा था। अब पावर जो है ना, सीधे सीधे यही उठा के मत रख देना। देखो टाइम किस में है? आवर्स में है। और पावर किस में होनी चाहिए? किलोवाट में होनी चाहिए। और ये किस में है? वाट में। तो वाट को किलोवाट में कैसे बदला जाएगा? ध्यान से देखिएगा, अभी सीखा ही था थोड़ी देर पहले, 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 2 जीरो कैंसिल हो गई और इससे डिवाइड होगा तो 1.1 किलोवाट आ जाएगा। अब हम इसे वहां पे पुट कर सकते हैं। तो 1.1 रख दिया और टाइम की जगह क्या रख दिया? 2 रख दिया, मल्टीप्लाई करके आ गया 2.2 किलोवाट आवर। तो इतनी एनर्जी उस मोटर के अंदर इस्तेमाल होगी। कितने घंटे में? 2 घंटे में। मोटर हम सभी के घर में इस्तेमाल होती है पानी के लिए, तो उसमें इतनी एनर्जी यूज होगी। एक बार फिर से समझते हैं पूरे सवाल को। एक मोटर थी जो 5 एम्पियर का करंट ले रही थी 220 वोल्ट की लाइन से। इन दोनों की मदद से हमने मोटर की पावर निकाल ली, 1100 वाट निकल कर आई। फिर हमें मोटर की एनर्जी निकालनी थी, 2 घंटे में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रही है। अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाया P इंटू टी, लेकिन उससे पहले पावर को किस में बदल दिया? किलोवाट में, 1000 से डिवाइड करके। जब भी एनर्जी निकालोगे तो पावर को किलोवाट में बदलोगे और टाइम को आवर्स में बदलोगे। तो टाइम तो पहले से ही आवर्स में था, मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकल कर आ गई। और इस तरह से आपका बेहतरीन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चैप्टर भले ही कंप्लीट हो चुका है, हमें अभी इसकी एक्सरसाइज करनी है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि ये चैप्टर हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि बोर्ड के पेपर में आने वाले हर सवाल का जवाब हम दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।